हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरवी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 11 का जो कि फर्स्ट चैप्टर है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका पार्ट थर्ड। ठीक है। इसके पहले हमने आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का वीडियो प्रोवाइड किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप वीडियो को जाके देखेंगे। ठीक है। हम इस वीडियो में बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। कौन सी राशियां? भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां। अब समझते हैं भौतिक राशियां होती क्या है। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां वे सभी राशियां हैं जिन्हें हम माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं। वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। ठीक है, या तौल सकते हैं, कह सकते हो। लंबाई को हम माप सकते हैं, कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर छोटा है। तो ये सब कौन सी राशियां हैं? भौतिक राशियां। त्वरण है, हम माप सकते हैं। ठीक है, इसके मान को हम बता सकते हैं कि ये कितना, इसका त्वरण कितना होता है। कोई गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है तो उसका वेग कितना होता है। तो ये सब कौन सी राशि है? भौतिक राशियां। लिखते हैं वे राशियां, वे राशियां जिन्हें मापा या तौला, जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां? भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, राशियां कहलाती हैं, मतलब जिन राशियों को हम माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, कौन सी राशियां कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब आगे देखेंगे भौतिक राशियों का मापन हम किस तरीके से करते हैं। तो भौतिक राशियों का मापन दो तरीकों से किया जाता है। भौतिक राशियों का मापन लिखते हैं, भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का जो मापन होता है वो दो तरीके से होता है। नंबर एक होता है असतत परिवर्तनीय, असतत परिवर्तनीय राशियां। नंबर एक क्या है? असतत परिवर्तनीय राशियां। नंबर दूसरा होता है सतत परिवर्तनीय राशियां। सतत परिवर्तनीय राशियां। ठीक है, कौन सी राशियां? सतत परिवर्तनीय राशियां। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या समझना है, असतत परिवर्तनीय राशियां क्या होती हैं। देखिए, असतत परिवर्तनीय राशियां क्या होती हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं असतत परिवर्तनीय राशियां नंबर एक के बारे में। असतत परिवर्तनीय राशियां क्या होती हैं? जिनका मापन निश्चित होता है, मतलब वे परिवर्तनीय भौतिक राशि है जिनका मापन निश्चित हो। पहले समझा देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, हम किसी दुकान पे गए, हम ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पास दो मार्कर हैं। हमारे पास कितने मार्कर हैं? दो। तब इसका मापन क्या है? ये भौतिक राशि का मापन क्या है? निश्चित है, क्योंकि ये मार्करों की संख्या कितनी है? दो ही है। ये बदलेगी नहीं। हम कहीं और जाएंगे, किसी और से पूछेंगे, तब भी इसकी संख्या दो ही पाएंगे। किसी दुकान पे गए, हमने कहा 5 पेन दे दीजिए, तो पेनों की संख्या क्या होगी? वहां निश्चित ही होगी, वो 5 ही पेन देगा। इसका मतलब इसका मापन निश्चित है, बदल नहीं रहा। ठीक है, तो ये कौन सी राशि हो गई? असतत परिवर्तनीय राशियां हो गई। सतत परिवर्तनीय राशियां क्या होती है? जिनका मापन अनिश्चित होता है। जिन भौतिक राशियों का मापन क्या होता है? अनिश्चित होता है, सतत परिवर्तनीय राशियां कहलाती हैं। जैसे हमने कहा, हम दुकान पर गए, दुकान पे हमने क्या लिया? 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या ले लिया? चीनी। 100 ग्राम क्या लिया? चीनी। अब देखिए, जब 100 ग्राम हमने चीनी लिया, तो इस 100 ग्राम चीनी वो एकदम 100% 100 ग्राम ही नहीं रहेगा। ठीक है, 101 ग्राम भी हो सकता है, 99 ग्राम भी हो सकता है, 102 ग्राम भी हो सकता है, 100 से कम या ज्यादा होगा। मान लीजिए उसकी जो तराजू है, तुला या तराजू है, उसमें 100 ग्राम भी है, तो किसी दूसरे के तुला या तराजू से उसको तौलेंगे तो उससे कम या ज्यादा आएगा, मतलब इसका मापन निश्चित नहीं है। जैसे हम जाएंगे दुकान पर, अब 1 लीटर दूध ले लें, क्या ले लें? 1 लीटर दूध। तो वो फिक्स 1 लीटर दूध नहीं रहेगा, उसमें कुछ या तो कमी रहेगी या तो वृद्धि रहेगी। ठीक है, तो इसका मापन निश्चित तरीके से नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की राशियों को हम सतत परिवर्तनीय राशियां कहते हैं। लिख लेते हैं, वे परिवर्तनीय, वे परिवर्तनीय भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिनका मापन, जिनका मापन
निश्चित होता है, जिनका मापन निश्चित होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा वे परिवर्तनीय भौतिक राशियां जिनका मापन अनिश्चित होता है, जिनका मापन अनिश्चित होता है। ठीक है, इनका मापन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ये हो जाएगा सतत परिवर्तनीय राशि। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम समझेंगे मापन की पद्धतियों के बारे में। ठीक है, क्या समझेंगे, मापन की पद्धतियां। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धति कह लो या प्रणालियां भी कह सकते हो, पद्धतियां। अब देखो, मापन के लिए मुख्यतः 3 पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, एसआई पद्धति को लेकर 4 पद्धतियां होती हैं, लेकिन मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां अपनाई गई थी। कौन कौन सी 3 पद्धतियां हैं? नंबर 1 है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। नंबर 2 क्या है, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। ठीक है, और तीसरी क्या है, नंबर 3 है एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। अब देखिए, एमकेएस पद्धति क्या होता है। एमकेएस पद्धति जो होता है, एमकेएस पद्धति के अनुसार ये मतलब होता है मीटर, ये मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, केजी किलोग्राम, एस मतलब सेकंड होता है। ठीक है, सी का मतलब ग्राम होता है, सी का मतलब ग्राम, और सॉरी, सी का मतलब सेंटीमीटर होता है, सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, सेमी। जी का मतलब होता है ग्राम, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड, एस का मतलब सेकंड। ठीक है, एफ का मतलब फुट होता है, क्या होता है, फुट, और पी का मतलब पाउंड होता है, पाउंड, और एस का मतलब सेकंड होता है। तो एमकेएस पद्धति के अनुसार लंबाई का मापन मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में, और समय का मात्रक सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति के अनुसार सीजीएस पद्धति के अनुसार लंबाई का मापन सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मापन ग्राम में, और समय का मापन सेकंड में होता है। जब पीएस पद्धति के अनुसार लंबाई का मापन फुट में, और द्रव्यमान का मापन पाउंड में, और समय का मापन सेकंड में किया जाता है। ठीक है, तो ये मापन की 3 प्रणालियां बनाई गई हैं। अब इन अलग अलग पद्धतियों, अलग अलग प्रणालियों के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक वस्तु की लंबाई, द्रव्यमान और समय को माप सकते हैं। अगर कहीं किसी का मान सेंटीमीटर में दिया है, किसी लंबाई जो है सेंटीमीटर में दिया है, इसका मतलब वो कौन सी पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में है। कहीं लंबाई का मान अगर मीटर में दिया है, तो कौन सी पद्धति है, वो एमकेएस पद्धति है। कहीं लंबाई जो है फुट में दिया है, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, तो वो कौन सी पद्धति में दिया है, एफपीएस पद्धति में। ठीक है, तो ये 3 पद्धति अपनाई गई हैं। इसके बारे में हम लिख लेंगे जल्दी से। चलिए, ऊपर में लिख दे रहा हूँ इसके बारे में, लिख रहा हूँ एमकेएस। इसके पहले के लिए लिख रहा हूँ, नंबर 1 डाल रहा हूँ, मतलब पहले के लिए। एमकेएस पद्धति के अनुसार, पद्धति के अनुसार लंबाई का मापन, लंबाई का मापन मीटर में, मीटर में, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में, किलोग्राम में, तथा समय का मापन, समय का मापन सेकंड, सेकंड पूरा लिख दे रहा हूँ, सेकंड में होता है, में किया जाता है, में किया जाता है। ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति के अनुसार, सीजीएस पद्धति के अनुसार लंबाई का मापन, लंबाई का मापन सेंटीमीटर में, सेमी में, सेमी में, द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन ग्राम में,
ग्राम में तथा समय का मापन तथा समय का मापन सेकंड में किया जाता है। सेकंड में किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या देखेंगे, कौन सी पद्धति, तीसरी एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में लंबाई फुट में और द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में किया जाता है। ठीक है, लिखते हैं एफपीएस। तीसरा एफपीएस पद्धति के अनुसार लंबाई का मापन फुट में द्रव्यमान का मापन पाउंड में तथा समय का मापन सेकंड में किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तीन पद्धति हमने बताई मापन की, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ये उसके बारे में हमने लिख दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। अगली पद्धति जो है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरे विश्व में लागू होता है। मतलब एसआई पद्धति के अनुसार अगर लंबाई का मापन जो है मीटर में किया जाएगा तो पूरे विश्व में ही लंबाई किसमें मापी जाएगी, मीटर में। ठीक है, किसमें मापी जाएगी, मीटर में। अगली कौन सी पद्धति है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति इंटरनेशनल, इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मापन इकाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई पद्धति को। अब देखो 1960 ईस्वी में फ्रांस में सन 1960 ईस्वी में फ्रांस की एक संस्था है जिसका नाम है भार एवं मापन संस्था। क्या है, भार एवं मापन संस्था। कौन सी संस्था है, भार एवं मापन संस्था। ठीक है, इसने एक नई पद्धति बनाई, फ्रांस में सन 1960 ईस्वी में भार एवं मापन नाम की एक संस्था है, एक नई संस्था है। ठीक है, मतलब एक संस्था होती है। ठीक है, जो क्या की है, एक नई पद्धति बनाई है। एक नई पद्धति कौन सी बनाई है, एसआई पद्धति, या मापन इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली आई, मापन इकाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या एसआई पद्धति। ठीक है, फ्रांस में 1960 में भार एवं मापन नाम की एक संस्था, लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, भार एवं मापन संस्थान ने एक नई पद्धति के बारे में बताया, यहाँ लिख दिया रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, फ्रांस में 1960 ईस्वी में भार एवं मापन संस्था ने नई पद्धति के बारे में बताया, जो कि क्या है, मापन इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या एसआई पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब एसआई पद्धति के अनुसार क्या होता है, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरे विश्व में लागू होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लंबाई का मापन किसमें किया जा रहा है, मीटर में। तो अगर एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, अमेरिका में आ जाओ, रूस में जाओ, चीन में जाओ, जापान में जाओ, लंबाई का हमेशा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम एसआई मात्रक कहते हैं, वो हमेशा क्या होगा, मीटर ही होगा। लंबाई को हमेशा हम मीटर में ही मापेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ मूल राशियां हैं। क्या है, कुछ मूल राशियां।
कुछ मूल राशियां हैं, उनके प्रतीक और SI मात्रक देख लेते हैं। इधर लिखते हैं मूल राशियां, मूल राशियों के मात्रक व प्रतीक, कितनी मूल राशियां? 7। 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियों के मात्रक व प्रतीक। अब मूल राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसमें, ठीक है, केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में है, तो फिजिक्स की जगह हम पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है बल्कि स्वतंत्र होती है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। जैसे अभी मैं मूल राशियां लिख रहा हूँ, मूल राशि में लंबाई आता है, क्या आता है? लंबाई, ठीक है। और अब लंबाई से जिसकी उत्पत्ति होगी वो व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। कौन सी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न, ठीक है। अभी मैं 7 मूल राशियां लिख दे रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। 7 मूल राशियां, 7 मूल राशियां कौन सी हैं? सबसे पहला है लंबाई, क्या है? लंबाई। फिर क्या है? द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान। फिर क्या है? समय। 3 हो गया, लंबाई, द्रव्यमान और समय। 1, 2 और ये 3, ठीक है। इसके बाद चौथा है ताप, 5वां है विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। छठा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और 7वां है, 7वां क्या है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है, तीव्रता। अब इसके प्रतीक क्या है? यहाँ मैं लिख दे रहा हूं प्रतीक। इसको किससे दिखाते हैं? लंबाई को L से दिखाते हैं। लंबाई का प्रतीक क्या होता है? L होता है, ठीक है। लंबाई का प्रतीक L, द्रव्यमान का स्मॉल m, समय का कैपिटल T, सॉरी समय का स्मॉल t, और ताप का कैपिटल T होता है, विद्युत धारा का I होता है, पदार्थ की मात्रा को n से दिखाते हैं और इसे ज्योति तीव्रता को IB से दिखाते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम समझे हैं SI मात्रक। क्या है? SI मात्रक, ठीक है। इनके SI मात्रक समझते हैं। तो लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, इसको हम से दिखाते हैं मीटर, ठीक है। द्रव्यमान का SI मात्रक होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम, केजी, किलोग्राम। और समय का होता है सेकंड, क्या होता है? सेकंड, SEC, सेकंड। ये हो जाएगा। ताप का होता है केल्विन, ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन, इसको K से लिखते हैं। और विद्युत धारा का होता है एम्पियर, एम्पियर, आई ए से दिखाते हैं एम्पियर को। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, क्या होता है? मोल, इसको लिखते हैं MOL, मोल, ठीक है। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, कैंडेला, इसको लिखते हैं CD से। तो ये होते हैं हमारे पास 7 मूल राशियां, ये उनके प्रतीक हैं और ये उनके विषयी मात्रक हैं, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे। हमने कहा था हम मूल राशियों के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, जो भौतिक राशियां होती है ना, वो उनमें उनको 2 भागों में बांटा गया है, मूल राशियों में और किस में बांटा गया है? व्युत्पन्न राशियों में। मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों में बांटा गया है, ठीक है। मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियां, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। मैंने बताया मूल राशि क्या होती है? जो स्वतंत्र होती है, मूल, और एक होता है व्युत्पन्न, ठीक है। तो मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां जो खुद में स्वतंत्र होती हैं, जो खुद में स्वतंत्र होती है, मतलब वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, स्वतंत्र होती है। लिख दे रहा हूं, वे राशियां, वे राशियां जो अन्य राशियों पर, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, निर्भर नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र होती है, अर्थात क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। वे राशियां, वे राशियां जो मूल राशियों पर, मूल राशियों पर निर्भर होती हैं,
पर निर्भर होती है, या कह सकते हो, या वे राशियां जिनकी उत्पत्ति, वे राशियां जिनकी उत्पत्ति मूल राशियों की सहायता से होती है, जिनकी उत्पत्ति मूल राशियों की सहायता से होती है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब मूल राशि वही हमारी 7 जो राशियां अभी हमने लिखी थी, वो कौन सी राशियां थी? मूल राशियां। और उससे उसके द्वारा जो राशियां बनेंगी वो व्युत्पन्न राशि हो जाएंगी। ठीक है, मूल राशि ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई आपका दोस्त होता है, या दो दोस्त है, मान लो 2 दोस्त हैं, अभी शादी के पहले दोनों क्या हो सकते हैं? एक दोनों की शादी नहीं हुई है, या मान लो अभी एक दोनों की शादी नहीं हुई, ठीक है। अब दोनों लोग को अगर घूमने जाना होता है तो अपने में फ्री होते हैं, कहीं भी आए जाए घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात के 10 बजे बुलाओगे 10 बजे आएंगे, 12 बजे बुलाओगे 12 बजे आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं एक दोस्त की शादी हो गई, एक दोस्त की शादी हो गई, अब उसे आप बुलाएंगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा? घर में जाएगा, बोलेगा रुको अभी घर के अंदर से आ रहे हैं, घर में जाएगा और घर में जाके पहले अपनी वाइफ से परमिशन लेगा। अगर वाइफ कहेंगे भैया तभी वो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या? शादी के पहले वो मूल राशि थी, ठीक है। वो लड़का जो था, वो दोस्त जो था, शादी के पहले मूल राशि था, किसी पर निर्भर नहीं था। लेकिन जब शादी हो गई अब वो व्युत्पन्न राशि हो गया, अपने वाइफ पर क्या हो गया? पूरी तरीके से डिपेंड हो गया। कहीं आना जाना कुछ भी होगा तो पूछ के ही आया जाएगा, क्योंकि उसके लिए वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ है, ठीक है। उसी प्रकार मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती हैं। समझ में आया होगा मूल राशियां। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं। जैसे कुछ व्युत्पन्न राशियां मैं लिख रहा हूँ, कुछ व्युत्पन्न राशियां लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आयतन। क्या है? आयतन। आयतन एक मूल राशि है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गुणे क्या होता है? ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मापन किसमें होता है? मीटर। मीटर गुणे चौड़ाई का मापन मीटर, गुणे ऊंचाई का मापन मीटर। तो मीटर गुणे मीटर 3 बार है, इसलिए मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आयतन, आयतन किससे मिलकर बना है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से। और इसके मात्रक क्या है? मीटर मीटर मीटर। तो ये मीटर कौन सी राशि है? ये कौन सी राशि था? एसआई मात्रक था ना, मूल राशि था, मूल राशि का ये मात्रक था। ये सब मूल राशियां हैं और आयतन बना है मूल राशि से, इसलिए आयतन मूल राशि पर निर्भर कर रहा है। मतलब आयतन कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये मूल राशि से बना है। आगे बात कर लेते हैं घनत्व के बारे में। इसके बारे में घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा में इसका बोल रहा हूँ, एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। लिख दे रहा हूँ, एकांक, एकांक आयतन का घनत्व क्या कहलाता है? एकांक आयतन का, सॉरी, एकांक आयतन का द्रव्यमान, एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, घनत्व कहलाता है, ठीक है। एकांक आयतन का घनत्व क्या कहलाता है? एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन किस में मापते हो? मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम कौन सी राशि थी? मूल राशि। द्रव्यमान कौन सी राशि है? मूल राशि। तो द्रव्यमान का मात्रक भी कौन सा मात्रक हो जाएगा? मूल मात्रक। आयतन अभी किस पर निर्भर कर रहा है? मूल राशियों पर। समझ में आ रहा है? मतलब घनत्व भी कहीं ना कहीं मूल राशियों से ही आया है। तो किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। किलोग्राम यहाँ होगा, ये प्लस में है, ऊपर आएगा तो माइनस में। तो किलोग्राम मीटर पे पावर -3, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी राशि है? घनत्व, व्युत्पन्न राशि। आगे बात करते हैं घनत्व के बाद। चलो वेग देख लेते हैं। वेग, वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? एकांक समय में चला गया, तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में तय की गई विस्थापन या चली गई दूरी को ही वेग कहते हैं। एकांक, एकांक समय में वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब वही दूरी, दूरी मतलब वही लंबाई। लंबाई कौन सी राशि थी? मूल राशि। समय कौन सी राशि है? मूल राशि। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? मूल राशि पर। ये कौन सी राशि है? वेग।
व्युत्पन्न राशि। ठीक है, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर बटे समय, समय का मात्रक सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वेग हो गया। ये तीनों कौन सी राशियां हैं, ये तीनों ही हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं। आगे समझते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में। आगे समझते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में। ठीक है, और आगे थोड़ा सा व्युत्पन्न राशि के बारे में। अगला आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल। वेग परिवर्तन मतलब वेग, वेग परिवर्तन मतलब वेग, तो वेग का मात्रक अभी निकाले हो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, या मीटर बटे सेकंड ऐसे लिख लेते हैं, मीटर बटे में सेकंड डिवाइड बाई समय का मात्रक सेकंड ही होगा। सेकंड यहाँ चला आएगा तो मीटर बटे में सेकंड गुणे सेकंड मतलब सेकंड का स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, त्वरण कौन सी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि। बल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बल, बल बराबर क्या होता है, या फिर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब द्रव्यमान और त्वरण, और त्वरण के गुणनफल को, के गुणनफल को बल कहते हैं, वो बल कहते हैं। कैसे, बल को एफ से दिखाते हैं, द्रव्यमान को एम से दिखाएंगे और त्वरण को ए से दिखाएंगे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। ठीक है, तो बल किस पर निर्भर कर रहा है, ए द्रव्यमान पर। द्रव्यमान कौन सी राशि है, मूल राशि। ए कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। लेकिन ये त्वरण बनी किसी है, किससे बनी है, मूल राशियों से। ठीक है, तो ये दोनों ही मूल राशियों से बनी है, एक तो मूल राशि पहले से है लेकिन ये मूल राशि से बनी है, तो ये कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। आगे क्या लिखेंगे, देखो बल का मात्रक निकालना होगा तो इसका मात्रक और इसका मात्रक लिख देंगे। तो यम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, गुणे ए क्या है, त्वरण, त्वरण का मात्रक आया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन। ठीक है, तो इतने सारे हमने क्या बताई, व्युत्पन्न राशियां बताई हैं और उनके फार्मूले बता दिए, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, आगे हम समझते हैं भार और द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार के बारे में, किसके बारे में, द्रव्यमान एवं भार, द्रव्यमान व भार के बारे में। अब समझते हैं द्रव्यमान एवं भार क्या होता है, द्रव्यमान और भार। सबसे पहले समझते हैं द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान का मतलब होता है ना, जैसे मान लो मैंने कहा इस मार्कर का जो द्रव्यमान है, ये मार्कर का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है, मतलब मार्कर का द्रव्यमान 100 ग्राम है, मतलब मार्कर में जो पदार्थ की मात्रा है वो कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। तो यही जो मार्कर में पदार्थ की मात्रा है, यही वस्तु का द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब है पदार्थ की मात्रा से, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। अगर इस वस्तु में पदार्थ की मात्रा 100 ग्राम में है तो इस वस्तु का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, 100 ग्राम। और द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, जगह परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के साथ द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है, अगर ये 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही रहेगा, पदार्थ की मात्रा बदलती नहीं है। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो सबसे पहले द्रव्यमान के बारे में लिखते हैं, क्या होता है, किसी वस्तु, किसी वस्तु में उपस्थित, में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक किलोग्राम, मात्रक इसका क्या होगा, किलोग्राम। सदैव स्थिर रहता है, द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, सदैव स्थिर रहता है। अब आगे समझते हैं भार के बारे में। भार क्या होता है, देखो
बहुत लोग सोचते हैं कि द्रव्यमान और भार एक ही है, लेकिन द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। समझते हैं भार के बारे में। भार का मतलब होता है ना, सभी लोग को पता है कि पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है एक बल से। उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और यही बल ही पिंड का भार होता है। यही गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, पिंड का भार। तो पृथ्वी क्या कर रही है, प्रत्येक वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ एक आकर्षण बल से आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। तो एक भार क्या है, वस्तु का, किसी भी पिंड का भार क्या होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब भार को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का मात्रक ही सेम होता है। जैसे भार का मात्रक भी किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक भी किलोग्राम होता है। भार को हम क्या समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में। जैसे F बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। वैसे W बराबर भी होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, देखते हैं। देखो ये जैसे वस्तु है, ये कोई वस्तु है, हमने इसको ऊपर फेंका। हमने जब इसको ऊपर फेंका तो ये वस्तु ऊपर जाएगी। और पृथ्वी क्या कर रही है, प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित कर रही है, नीचे की तरफ। तो वस्तु ऊपर जा रही है, बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। इसका मतलब बल के साथ त्वरण भी काम करता है। तो वस्तु ऊपर जा रही है, त्वरण कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। समझ में आ रहा है, वस्तु की दिशा ऊपर, त्वरण की दिशा नीचे। कौन सा त्वरण है ये, गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण लग रहा है। पहले लिख लेते हैं भार। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ जिस आकर्षण बल से खींचती है जिस आकर्षण बल से खींचती है, ठीक है, खींचती गलत लिख दिया, खींचती है, उसे वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वस्तु का भार। ठीक है, तो भार बराबर होता है, भार कोष्टक में भार को W से दिखाते हैं। भार बराबर होता है द्रव्यमान। भार बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब यम गुणे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इसको स्मॉल g से दिखाते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, यम इंटू स्मॉल g। ये होता है भार। इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं। इसी फार्मूले को गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, पिंड का भार। तो आप देखिए, ये जो भार है ना, ये द्रव्यमान और जी पर निर्भर कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण, ये जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो W जो है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब है, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो ये भार भी बढ़ जाएगा। मतलब ये जो है, ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जबकि द्रव्यमान क्या था, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। पदार्थ की मात्रा हमेशा निश्चित ही रहेगी, बदलेगी नहीं। इसलिए मैंने लिख दिया द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। लेकिन W किस पर निर्भर कर रहा है, जी। और जी जो होती है वो बदल जाती है, जी जो होती है वो बदलती है। इसलिए भार भी बदल जाएगा। किसके साथ, गुरुत्वीय त्वरण के साथ। जैसे यहाँ का जो जी होता है, पृथ्वी पर जी लिख देता हूँ। पृथ्वी का जो जी होता है, जी का मान वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। जबकि चंद्रमा का अगर जी कोई पूछे, चंद्रमा पर जी का मान 1.625 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जी इतना है, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ है इतना है, चंद्रमा पर इतना है। तो यहाँ से चंद्रमा पर जाने पर जी का मान बदल गया, इसका मतलब वस्तु का भार बदल जाएगा। लेकिन जो द्रव्यमान होगा वो नहीं बदलेगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा, क्योंकि पदार्थ की मात्रा स्थिर रहेगी। समझ में आ रहा है। लेकिन बाहर क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 है, और चंद्रमा का इतना है। चंद्रमा का अगर इतना है तो यहाँ से यहाँ जाने पर त्वरण में परिवर्तन हो जाएगा, त्वरण में परिवर्तन हो जाएगा तो भार भी बदल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 100 ग्राम का कोई वस्तु है, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का। 100 ग्राम का कोई वस्तु है यहाँ पर, जिसका द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। समझ में आ रहा है। जी का मान 9.8 रखोगे, तब अगर W निकालोगे तो 100 गुणे इतना कर दोगे, 100 गुणे 9.8 तो कितना हो जाएगा, 980। कितना हो जाएगा, 980। अब सेम इसी प्रकार हम चंद्रमा पर जा रहे हैं। भार द्रव्यमान उतना ही है, द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। m बराबर कितना ग्राम है, 100 ग्राम।
लेकिन वहां जी बदल जाएगा, 1.625 हो जाएगा। अब इससे अगर गुणा करेंगे, डब्ल्यू निकालना चाहेंगे तो 100 गुणे 1.625 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 162.5 हो जाएगा डब्ल्यू का मान। अब देखो यहाँ 162.5 है, यहाँ 980 है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, इसका भार बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि इसका गुरुत्वीय त्वरण बदल रहा है। इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन के साथ भार भी बदल जाता है, भार स्थिर नहीं रहता। यही लाइन लिखने के लिए हमने इतना समझाया। लिखते हैं, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। क्या लिख दे रहे हैं यहाँ, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन के साथ, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन के साथ वस्तु का भार बदल जाता है। ठीक है, यही एक लाइन लिखने के लिए हमने वो समझाया था आपको कि गुरुत्वीय त्वरण के लिए हो गया। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण में से और भार के बारे में हो गया। अब आगे बात करेंगे ऊष्मा के बारे में या तापमान के बारे में। तापमान के बारे में, ताप, ठीक है, ताप क्या होता है, ताप क्या होता है, ताप का मतलब किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है। या एक तरीके से बोल सकते हो, ताप वह होता है जो किसी वस्तु में हमको या तो गर्मपन का एहसास कराए या तो ठंडेपन का। किसी वस्तु में गर्माहट अथवा ठंडेपन का माप ही ताप कहलाता है। अगर कोई वस्तु गर्म है इसका मतलब ताप ज्यादा है, कोई वस्तु ठंडा है इसका मतलब ताप कम है। ठीक है, तो लिख लेते हैं किसी वस्तु का ताप, किसी वस्तु का ताप उस वस्तु में उपस्थित, उस वस्तु में उपस्थित उसमें ऊर्जा की माप होती है, उसमें ऊर्जा की माप होती है। ठीक है, किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित उसमें ऊर्जा की क्या होती है, माप होती है। अब आगे देखते हैं, उस वस्तु में उपस्थित उसमें ऊर्जा की माप होती है। ताप का जो एसआई मात्रक होता है, अभी हमने बताया था मूल राशि है ताप। ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। ठीक है, केल्विन। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। इसे किस के से प्रदर्शित करते हैं, किससे, के से। ताप के अन्य मात्रक हैं, ताप के मुख्यतः 3 मात्रक हैं। कितने मात्रक हैं, 3 मात्रक। सबसे पहला मात्रक क्या है, केल्विन, जिसे हम के से दिखाते हैं, केल्विन। ठीक है, और दूसरा मात्रक है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है, नंबर 3 क्या है, एफ। एफ मतलब फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तीसरा क्या है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये 3 क्या होते हैं, ताप के मात्रक होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं, ताप के मात्रक होते हैं। एक है केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जो डॉक्टर होते हैं बुखार मापते हैं थर्मामीटर से, वो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर 100 हो गया है तो कहते हैं बुखार हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही 100 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो अब से आप समझ जाएंगे, डिग्री सेल्सियस में अगर होता तो बॉडी जल जाती, जल के राख बन जाती। फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, चलिए इसको चेंज करने का पैमाना लिखते हैं, या पहले फिर कुछ बातें लिख लेते हैं। इधर मैं केल्विन लिख रहा हूँ, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, केल्विन। केल्विन पैमाना इधर रहेगा, इधर केल्विन है, इधर मैं लिख रहा हूँ डिग्री सेल्सियस, और इधर लिख रहा हूँ फ़ारेनहाइट। इधर क्या लिख रहा हूँ, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो देखिए, अगर कहीं 273.15 केल्विन है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में होता है 32 फ़ारेनहाइट। कितना फ़ारेनहाइट होगा, 32 फ़ारेनहाइट। अगर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आ गया 25 डिग्री सेल्सियस, कमरे का ताप जिसे हम कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस जल का गलनांक होता है। जल का क्या होता है, हिमांक या गलनांक, गलनांक। ठीक है, हिमांक देख लेते हैं, जल का हिमांक होता है। जल का क्या होता है, हिमांक। ठीक है, ये होता है जल का हिमांक। 25 डिग्री सेल्सियस का होता है कमरे का ताप,
कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, ठीक है, केल्विन पैमाने में। और फारेनहाइट में होता है 77 फारेनहाइट। कितना फारेनहाइट? 77 फारेनहाइट। इसके बाद चलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस का है बॉडी का टेम्परेचर, शरीर का ताप। देखते हैं शरीर का ताप ये होता है। और फारेनहाइट में हो जाता है, इसका इसका मान फारेनहाइट में होता है 98.6 फारेनहाइट, ठीक है। और केल्विन में हो जाता है 310 केल्विन। कितना केल्विन? 310 केल्विन। आगे देखते हैं, इधर आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस। कितना मानते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। ये जल का क्वथनांक होता है। जल का क्या होता है? क्वथनांक, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? जल का क्वथनांक। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में देखेंगे तो ये हो जाता है 373 केल्विन। कितना केल्विन? 373 केल्विन। और फारेनहाइट में होता है 212 फारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना केल्विन? 273 केल्विन। फारेनहाइट 32 फारेनहाइट। 25 डिग्री सेल्सियस जो कि कमरे का ताप है, इस पर कितना केल्विन? 298 केल्विन। और फारेनहाइट कितना हो जाएगा? 77 फारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस जो कि मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, उसको केल्विन में कहेंगे 310 केल्विन। और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस जो कि जल का क्वथनांक होता है, जल वाष्प में बदलती है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलेंगे तो कितना केल्विन आएगा? 373 केल्विन। और फारेनहाइट में 212, ठीक है, फारेनहाइट। अब इसको चेंज करने के लिए फार्मूला देखते हैं, तीनों को आपस में इंटरकनेक्ट कैसे है, इनको चेंज करने के लिए क्या देखते हैं? फार्मूले का प्रयोग देखते हैं। देखिए कैसे होता है। हमारे पास अगर केल्विन है, केल्विन, तो केल्विन बराबर होता है 273.15 लिखो, चाहे 273 लिखो, प्लस डिग्री सेल्सियस। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 और इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ये किसके लिए हो गया? फारेनहाइट के लिए, ठीक है। जैसे इसके लिए देखते हैं, मान लो अभी का टेम्परेचर, अभी जो कमरे का तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है, किस में बदलना है? केल्विन में। तो क्या करेंगे? केल्विन बराबर क्या लिखा है? केल्विन बराबर 273.15 लिखो, चाहे 273 भी लिख सकते हैं, प्लस में डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया है? 25, तो 25 ऐसे रख दोगे तो केल्विन बराबर कितना आ जाएगा? 298, ठीक है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलेंगे तो कितना केल्विन आ जाएगा? 298। समझ में आया? इसी तरीके से जोड़ के ही करना है। डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 27 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो 27 डिग्री सेल्सियस को क्या करो? 273 में जोड़ दो। 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन बराबर हो जाएगा 300। कितना केल्विन हो जाएगा? 300, ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा, अगर केल्विन में मान दिया है, केल्विन मान लो दिया है 310 केल्विन। कितना केल्विन दिया है? 310। अब केल्विन में मान दिया है, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? केल्विन में मान दिया है, ये मान दिया है, डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, तो इसको उधर भेज देंगे। तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा, केल्विन माइनस 273। समझ में आ रहा है? मतलब अगर केल्विन का मान दिया है और डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? केल्विन में से 273 घटा देंगे। जैसे यहाँ किस में दिया है? केल्विन में। कितना केल्विन? 310 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन मतलब केल्विन कितना दिया है? 310। तो लिखेंगे 310 माइनस 273 कर दो, तो बराबर कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस दिया हो, केल्विन में पूछ रहा हो, तो 273 जोड़ देंगे। अगर केल्विन दिया हो और डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो 273 घटा देंगे। बस सिंपल है। अब आगे चलते हैं फारेनहाइट के लिए। किसके लिए? फारेनहाइट के लिए। फारेनहाइट के लिए चलते हैं। अब देखिए फारेनहाइट, फारेनहाइट में अगर कोई चीज पूछ रहा है, मान लो दे दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस। इसको फारेनहाइट में बदलना है। किसमें? फारेनहाइट में बदलना है। तो फारेनहाइट में बदलने का फार्मूला हमारे पास ये है, F बराबर 9/5 और गुणे में डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कितना है? 10, तो 10 रख दोगे, प्लस में 32 रख दोगे। 5 एकम 5, 5 दुआएं 10। अब F बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 2 और प्लस में 32। तो F बराबर 9 दुआ 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 32 8 40 10 50। कितना फारेनहाइट हो जाएगा? 50 फारेनहाइट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। समझ में आ रहा है? डिग्री सेल्सियस दिया है, फारेनहाइट में बदलना है, तो इसको बदल सकते हैं। मान लो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस।
ये 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, अब यहीं रख देंगे फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणे में डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कितना है 37, तो रख दो 37 प्लस में 32, 5 एक्के 5, 7 पचे 35, तो 7 लिखोगे, 10 में लगाओगे 2 20 और 5 चौका 20, इतना आ जाएगा। तो यह बराबर कितना हो गया 9 गुणे 7.4 प्लस में 32, ये अब बराबर इसका गुणा करोगे तो 66.6 आएगा प्लस में 32, तो यह बराबर क्या हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरीके से। अभी हमने बताया कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में शरीर का तापमान, लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। इसको आप कर लेंगे ऐसे, समझ में आया होगा ये। अब मान लो अगर दिया है, चलो आगे देखते हैं, मान लो फ़ारेनहाइट में मान दिया है, फ़ारेनहाइट में मान दिया है और डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है या केल्विन पूछ रहा है, या किस में पूछ रहा है, केल्विन। कितना फ़ारेनहाइट का मान लिख देते हैं। फ़ारेनहाइट मान लो दिया है 90 फ़ारेनहाइट, ऐसे लिख लो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का मान 90 है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट से पहले हम डिग्री सेल्सियस निकालेंगे, लिखेंगे फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 और इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्या करेंगे, इस 32 को पहले उधर भेज देंगे, तो क्या बचेगा 9/5 और गुणे में डिग्री सेल्सियस, अब उधर चला गया तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट कितना है 90, 90 माइनस 32 बराबर 9/5 और इंटू में है डिग्री सेल्सियस। 90 घट जाएगा तो ये 60 हो जाएगा और ये 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 2 60 30 90। अभी देखो ये डिग्री सेल्सियस इसके गुणे में है, उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इधर हो जाएगा 5/9। ठीक है, बराबर डिग्री सेल्सियस। काट दोगे 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 9 छक 54, 6 बार जाएगा 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 9 चौका 36, 4 6.44 आएगा, तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा 6.44 गुणे 5, तो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा 4 बचे 20 का 100 हासिल दो, 4 बचे 20 22 का 2 हासिल दो, 6 पचे 30 तो 32, इतना आएगा। ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में, तो क्या करोगे 273 में जोड़ दो, तो केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन बराबर 32 प्लस 273, तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5 और 7 3 10, कितना हो जाएगा 305, कितना केल्विन आ गया 305 केल्विन। ठीक है, हमने पॉइंट नहीं लिया है, पॉइंट भी ले सकते हैं, तो ये समझ में आया होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके कमेंट करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं तक रहने भी देंगे। लिख रहा हूँ निम्न केल्विन पैमाने के, मतलब केल्विन, निम्न केल्विन पैमाने को फ़ारेनहाइट में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलो। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है 298 केल्विन। ठीक है, दूसरा क्या है 320 केल्विन, इन दोनों को ही बदलना है। ठीक है, या 310 केल्विन ही लेते हैं, 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, इसको आप कमेंट करेंगे। अगला है निम्न फ़ारेनहाइट पैमाने को, यह मतलब फ़ारेनहाइट पैमाने को केल्विन व डिग्री सेल्सियस में बदलो। इसको केल्विन व डिग्री सेल्सियस में बदलना है। सबसे पहला इसमें क्या है, सबसे पहला हम लिख लेते हैं 100 फ़ारेनहाइट लिख लेते हैं, 100 फ़ारेनहाइट। दूसरा लिख लेते हैं, इसके बाद 105 लिख लेते हैं, चलो 105 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों प्रश्नों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करके आप आंसर जो है कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं तक रोक रहे हैं, आगे का जो भी हमारा टॉपिक है उसको अगले पार्ट में प्रोवाइड करेंगे।